हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने जाना डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष और उनके प्रकार के बारे में हम लोगों ने जाना। चलिए आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर 10th का, जिसपे बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असल में कहने को तो ये 10th क्लास का चैप्टर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो से बने रहें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत ये हेल्प करेगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? मतलब वाई द स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग सनराइज और सनसेट। मतलब सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है, इस पर चर्चा करेंगे डिटेल से। दूसरा है आपका आकाश नीला क्यों होता है? वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू। आकाश नीला क्यों होता है? जब हम लोग आकाश के ऊपर देखते हैं तो वो नीला नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? इंद्रधनुष कैसे बनता है? आपने देखा होगा कि वर्षा के समय में इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वो जो कलरफुल चाँप जो बनता है, कलरफुल चाँप इंद्रधनुष का निर्माण होता है, वो कैसे होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? रात के समय जब आप तारे को ध्यान से अगर देखोगे तो आप पाओगे कि वो टिमटिमाता है, कुछ ट्विंकलिंग करता है। तो वो टिमटिमाते क्यों हैं, इस पर चर्चा किया जाएगा। ठीक, आग के ऊपर झिलझिलाहट क्यों दिखाई देता है? आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा, जब कभी आग लगती है, मतलब कहीं भी आग होता है, या फिर आप अंगीठी ले लो या फिर स्टोव ले लो या फिर गैस चूल्हा, जहाँ पर आग लो जब होता है, तो आप ध्यान से देखना उस लो के ऊपर से अगर आप मतलब उस साइड देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत कुछ झिलझिला इस तरह से हिल रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्यों होता है, इन सभी बातों पर आज डिटेल से चर्चा किया जाएगा और आप लोगों को इनके बारे में फुल कंसेप्ट दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश रेडिश यानी कि लाल क्यों दिखता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए बात करते हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आसमान लाल क्यों नजर आता है। चलिए इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लाइट जो होते हैं, व्हाइट लाइट होते हैं, वो आप लोगों को पता होगा कि वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उनके अवयवी 7 रंग होते हैं। तो अवयवी 7 रंग जो होते हैं, तो अब उसके अलग अलग तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ अलग अलग होता है। तो वेवलेंथ क्या होता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में लाइट के चैप्टर में इसके बारे में चर्चा किया था, बहुत डिटेल से बताया था वेवलेंथ क्या होता है। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि वेवलेंथ कैसा होता है, क्या होता है, जान लीजिए थोड़ा सा। कि मैंने आपको बताया था लाइट क्या होता है, एक तरंग होता है। लाइट क्या है? तरंग है। कौन सा तरंग होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग यानी कि ट्रांसवर्स वेव होता है लाइट। तो मैंने बताया था ट्रांसवर्स वेव यही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ट्रांसवर्स जब वेव ये होता है, तो मैंने आपको बताया था इसके जो उभरे हुए पार्ट है इसको बोला जाता है शीर्ष, और ये धंसे वाले जो पार्ट है इसको बोलते हैं गर्त यानी कि क्रेस्ट, इसको क्रेस्ट बोला जाता है, और नीचे वाला को ट्रफ, आपको मैंने बताया था। और देखिए ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, इस दोनों क्रेस्ट के जो बीच की जो दूरी होती है इसी को कहा जाता है वेवलेंथ। इसको क्या कहा जाता है? वेवलेंथ। तो यही होता है वेवलेंथ। तो ये डिपेंड करता है कि अलग अलग कलर का अलग अलग वेवलेंथ होता है। ठीक है, ये वेवलेंथ अलग अलग कलर के लिए अलग अलग। तो मैंने यहाँ पर आपको वेवलेंथ लिख दिया, यहाँ पर देख सकते हो कि वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम कहलाता है। ए नोट इसको एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 10 पे पावर -10 मीटर होता है। ठीक है, तो वेवलेंथ जो होते हैं, इसको मैंने वेवलेंथ बोला है। वेवलेंथ जो होते हैं इसका SI यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इसलिए मैंने एंगस्ट्रॉम में यहाँ लिखा है। तो देखो ध्यान से, वायलेट का जो वेवलेंथ होता है वो 3800 से 4300 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका मतलब ये होगा कि ये दूरी जो होता होगा वो मतलब इसका दूरी 3800 एंगस्ट्रॉम से 43 के बीच, 45 भी हो सकता है। ठीक है, उसके बीच होता है। इंडिगो का ये होता है, ब्लू का फिर ये होता है, देख सकते हैं इंडिगो का 4300 से 4600, ब्लू का 4600 से 5000, ग्रीन का 5000 से तो 5700, येलो का 5700 से 6000। ठीक है, ऑरेंज का 6000 से 6400 और रेड 6400 से 7500। यानी सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड का होता है और सबसे कम होता है वायलेट का। चलिए अब हम बात करते हैं, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। चलिए अब क्वेश्चन बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हमारा सन जो है, चलिए ध्यान से देखिए आप इस फिगर को, ये मान लो आपका अर्थ है। ठीक है, ये आपका अर्थ है और मान लो सन यहाँ है, तो ये आपका सन है। अब देखिए
जब सन मिड समय में यानी कि 12 बजने के आसपास दोपहर के समय में सन हमारे अर्थ से लगभग बहुत कम दूरी पर होता है। असल में तो सन बहुत दूरी पे है, लेकिन सूर्य उदय के समय या सूर्यास्त के समय, मतलब जब ये राइज करता है सूर्य, मतलब सन राइज करता है तब, और जब सन सेट करता है तब, इस दोनों की तुलना में, इसके कंपेयर में दोपहर के समय में सूर्य जो है ना पृथ्वी से नजदीक होता है। तो इसके जो लाइट होते हैं ना, हमारे पृथ्वी में जो धूलकण होते हैं बहुत सारे, उस धूलकण से कम ही मतलब उसका सामना करके आना पड़ता है, कम धूलकणों का सामना करना पड़ता है उसे। तो कम धूलकणों का सामना करना पड़ता है, तो इसलिए हमारे पास ये जल्दी पहुंच जाता है और धूलकण उसे स्कैटर्ड यानी कि प्रकीर्णन नहीं कर पाता। ये प्रकीर्णन आपको बताएंगे, ये नहीं कर पाता है। तो प्रकीर्णन मतलब क्या होता है कि लाइट को वो छितरा देना, पहले तो एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे वातावरण में जो धूलकण होते हैं सूर्य से आते प्रकाश की किरणों को एब्जॉर्ब, अवशोषित कर देते हैं। ठीक, अवशोषित करने के बाद फिर उसको क्या करते हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, सभी दिशा में उसको क्या करते हैं, छितरा देते हैं, स्कैटर्ड कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं। तो उसी को बोलते हैं प्रकीर्णन। ठीक है, या फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये क्या हुआ, जब वो सूर्य जब हमारे दोपहर के समय में बहुत ही नजदीक होता है, बिल्कुल सर के ऊपर होता है, तो उसको हम नजदीक समझते हैं। तो वो जो हमारे तक पहुंचता है तो कम मतलब धूल कणों का सामना करके पहुंचता है, जिसके कारण वो अपने जो रंग होते हैं उसी रंग के साथ आ जाते हैं। मतलब कि श्वेत प्रकाश होता है, व्हाइट लाइट होता है, व्हाइट लाइट ही पहुंच पाता है हमारे पास। लेकिन होता क्या, जब सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय का बात अगर किया जाए, अगर जब ये सूर्य उदय होता है तो उस वक्त क्या होता है, ये सूर्य का प्रकाश बहुत दूरी इसको बहुत लंबी दूरी तय करना पड़ जाता है। सूर्य के प्रकाश को हमारे तक पहुंचने में बहुत लंबी दूरी तय करना पड़ जाता है। आप सोचो, लंबी दूरी तय करना पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसको बहुत ही ज्यादा धूलकणों का सामना करना पड़ेगा, और बहुत ही ज्यादा धूलकणों का सामना करना पड़ेगा तो धूलकण क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, हाँ, अपने में वो अवशोषित करेंगे। जब वो अवशोषित करेंगे तो इससे क्या होगा, ये जो वायलेट कलर है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज तक का बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अवशोषित हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा छितराव हो जाएगा, और रेड का जो होता है छितराव कम होगा। इसका कारण है कि इसका वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वेवलेंथ ज़्यादा है, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा, इसलिए इसका स्कैटरिंग कम हो पाता है। बाकी सबका स्कैटरिंग, बाकी सबका अवशोषण ज़्यादा हो जाता है। वायुमंडलीय में जब बाकी सब घुल मिल जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं, स्कैटरिंग हो जाता है, लेकिन इसका नहीं हो पाता है। इसका जब स्कैटरिंग नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, रेड कलर ही ना हमारे आंख पर पहुंचेंगे। ठीक है, इसका स्कैटरिंग कम हुआ, सो रेड कलर हमारे आंखों तक पहुंच पाते हैं। चाहे सूर्य उदय की बात करो, चाहे आप सूर्य अस्त की बात करो, दोनों ही कंडीशन में सूर्य हमारे से बहुत दूर चले जाते हैं, उनकी रोशनी को बहुत ही लंबी दूरी तय करना पड़ जाता है। और जब लंबी दूरी जब तय करना पड़ता है तो धूलकण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और उसका स्कैटरिंग कर देता है। सिर्फ रेड कलर को छोड़ के, रेड कलर का भी स्कैटरिंग होता है लेकिन कम होता है, इसलिए रेड कलर हमारे तक पहुंच पाता है। इसलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें आकाश रेड नजर आता है, यानी कि लाल नजर आता है। समझ में आ रहा है आपको? आप लोगों ने देखा होगा कि खतरे के निशान या फिर जब रेल पटरियों पे बहुत दूर तक सिग्नल जो दिया जाता है, किसी भी चीज का सिग्नल होता है जो वो रेड कलर का ही दिया जाता है, चाहे वो समुद्र का में हो, किसी भी बोट का सिग्नल, या फिर रेल के पटरी को बहुत दूर तक रेड कलर का सिग्नल दिया जाता है। इसका भी यही कारण है, स्कैटरिंग बहुत कम हो पाता है, जो बहुत दूर तक लंबी दूरी कर जाता है रेड कलर, आसानी से लोग देख पाते हैं। तो इसी का यही कारण है कि उसका वेवलेंथ, उसका स्कैटरिंग कम होता है, वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण, इसलिए हमें सूर्य उदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश क्या दिखाई पड़ता है, रेड। एक और जरूरी बात, सूर्य उदय और सूर्य अस्त, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सूर्य उदय से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य नजर आ जाते हैं, और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य नजर आते हैं। यह भी कंडीशन है, यह होता है। ठीक है, इसका भी पीछे एक रीजन है, इसके पीछे का वही रीजन है, प्रकाश का अपवर्तन। समझ में आ रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें सूर्य उदय से 2 मिनट पहले ही हमको सूर्य नजर आ जाते हैं, और सूर्य अस्त के 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य नजर आते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आकाश नीला क्यों नजर आता है? तो आकाश नीला क्यों नजर आता है, इसका भी सेम आंसर होगा।
इसके साथ भी सेम घटनाएं होती है, जिसका नाम है प्रकाश का परिकिरणन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में मैंने बताया क्या कि सूर्य से जो भी प्रकाश की किरणें आती है ना, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी धूलकण होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो सारे पार्टिकल्स क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर्ड यानी कि छितरा देते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरणन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है कि आपको पता होगा कि सूर्य के रोशनी में 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7, ठीक है, जिसको आप विवग्योर बोल सकते हो। विवग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये विवग्योर है। तो ये 7 कलर जो होते हैं, तो असल में सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होता है लाइट का, वो है आपका विवग्योर यानी कि आपका बैगनी, इसका सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर आपका ब्लू है, तीसरा नंबर पर आपका ब्लू है। तो होता क्या है कि स्कैटरिंग तो ऑलमोस्ट सबका ही होता है, ठीक है, सबसे कम होता है रेड का, लेकिन असल में स्कैटरिंग सभी का हो पाता है। लेकिन हमारे जो आंख होते हैं वो खासकर ब्लू कलर को देखने के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है। हमारे आंख ब्लू कलर को देखने के लिए ज्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए जब कभी हम आकाश में देखते हैं तो हमें आकाश नीला नजर आता है। असल में स्कैटरिंग तो सभी का होता है, लेकिन हमारा जो आंख होता है वह ज्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव होता है, किसको देखने के लिए? ब्लू कलर को, इसलिए आकाश नीला दिखता है। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, इस क्वेश्चन को जानने से पहले हमें जानना यह आवश्यक हो जाता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके विषय में चलिए बात करते हैं। डिस्पर्सन ऑफ लाइट देखिए होता क्या है कि मान लो कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म एक ऑप्टिकल एपर्टस होता है, ठीक है। इसके अंदर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक जो होता है वह बहुत ही अधिक यानी कि उच्च होता है, हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। अपवर्तनांक मतलब क्या होता है? अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जो प्रकाश के किरणों की गति को बाधित कर देता है। बाधित करना मतलब यह हुआ कि उसको स्लो कर देता है, धीमा कर देता है, गति में परिवर्तन ला देता है, प्रकाश गिरने की गति में परिवर्तन ला देता है। आप ऐसे ही सोचो ना, हवा में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये हवा में होता है या वैक्यूम में होता है। जैसे ही वो प्रकाश पानी में घुस जाता है तो 2.25 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और फिर कांच में जब घुसता है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अलग अलग माध्यम का अलग अलग अपवर्तनांक है, अलग अलग गुण हैं जो प्रकाश की चाल को परिवर्तित कर देता था। प्रकाश चाल को परिवर्तित किया ना, ये आपका हवा था, या पानी था, एंड नीचे वाला आपका क्या था? कांच था। तो ये अलग अलग माध्यम था, अलग अलग गुण था, उसके अपवर्तनांक था अलग अलग, इसीलिए वो प्रकाश के गति को क्या क्या परिवर्तित कर दिया। तो वही होता है अपवर्तनांक। तो ये जो प्रिज्म जो देख रहे हो, प्रिज्म का अपवर्तनांक बहुत ज्यादा होता है। तो ये प्रकाश की गति को तो चेंज करता ही है, साथ ही साथ ये प्रकाश जितने कलर से मिलकर बने होते हैं, उसके कंस्टिट्यूएंट कितने कलर होते हैं, उस सबको उसमें तोड़ देता है ये प्रिज्म में। तो देखिए ये होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए होता क्या है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है, देखो मान लीजिए श्वेत प्रकाश गया प्रिज्म से, ये आपका क्या है? व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है आपका ये, ठीक है। जब व्हाइट लाइट जाता है तो होता क्या, देखो ये सबसे पहले तो ये अपवर्तन तो करेगा, लेकिन ये अंदर मतलब ये क्या करता है, अंदर में ही उसको जितने कलर से वो लाइट था उतने कलर में क्या करता है, उसको वो तोड़ देता है, ठीक है। तोड़ दिया, अब फिर ये देखो बाहर निकलने समय फिर ये क्या होता है, थोड़ा सा बेंड करते हुए बाहर निकलता है, इस तरह से बेंड करते हुए बाहर निकलता है। तो क्या देखा आपने, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अपने कंस्टिट्यूएंट 7 कलर में क्या होता है, वह टूट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखिए सबसे नीचे में जो कलर उसको बोलते हैं वायलेट, विवग्योर, वायलेट जिसको बोलते हैं हिंदी में बैगनी, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आ समझ में 7 कलर बट गया। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ रहा होगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, ठीक है। तो देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आपको समझ में आ गया होगा। प्रिज्म से व्हाइट लाइट गुजारो, 7 रंग में बदल दो, मतलब 7 रंग बदल क्या दो, ये बदल यही देता है,
ठीक है, 7 रंग में इसको तोड़ देता है, फिर जाके वो, अब मान लो यहाँ पे एक, अगर यहाँ पर कोई, अगर आप एक व्हाइट कलर का कोई कपड़ा या कुछ भी पट्टी डाल दो, तो यहाँ पर 7 कलर का क्या होगा, एक पट्टी मिलेगा, 7 कलर का एक बैंड मिलेगा, जिसको बोलते हैं वर्णपट, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, स्पेक्ट्रम। आया समझ में? तो ये आपका वर्ण विक्षेपण है, इसी से रिलेटेड, इसी पर आधारित, इसी बेस्ड पर इंद्रधनुष का निर्माण होता है। तो चलिए बात करते हैं इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। इंद्रधनुष कैसे बनती है? देखिए, बरसात के मौसम में, वर्षा जब होती है, बरसात के मौसम में होता क्या है कि जिधर सूर्य होता है, आप सूर्य के ऑपोजिट डायरेक्शन में जब आप देखते हो तो आपको क्या होता है, 7 कलर का एक चांप नजर आता है, और वो आपका इंद्रधनुष कहलाता है। ये बरसात के मौसम में ही ये घटना होती है। होता क्या कि बरसात के मौसम में बहुत सारे क्या होते हैं, बूंदे होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ड्रॉप होते हैं। तो आप सपोज करो कि हम एक ड्रॉप पर बात करते हैं, जैसे मान लो ये आपका ड्रॉप है, ठीक है। तो ड्रॉप, ये पानी का जो ड्रॉप होता है, ये लगभग बिहेव करता है वही प्रिज्म के जैसा। तो इसमें होता क्या है, जब प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश जब इसमें इंटर करता है, देखो श्वेत प्रकाश जब इंटर करता है तो ये क्या होता है, यहां पर थोड़ा सा ये रिफ्रैक्ट करता है, रिफ्रैक्ट किया, जब रिफ्रैक्ट करता है तो इस किरणें का उस बूंद के अंदर में, ड्रॉप के अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखिए ऐसे गया, फिर यहां से ये ऐसे परावर्तन हो गया, फिर ये ऐसे परावर्तन किया, फिर ये क्या हुआ, बाहर की ओर ये थोड़ा सा बेंड करते हुए निकल गया। तो देखो क्या हुआ, ड्रॉप में लाइट गया, अंदर में टोटल इंटरनल क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और फिर वह दोबारा फिर रिफ्रैक्ट करते हुए बाहर निकला। मतलब यह हुआ कि यहां एक बार यहां रिफ्रैक्ट किया था, एक बार यहां रिफ्रैक्ट किया था, और एक बार यहां रिफ्रैक्ट किया, एक बार यहां रिफ्रैक्ट किया, और एक बार अंदर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया, रिफ्लेक्शन। तो आप क्या देख रहे हो, 2 बार रिफ्रैक्ट किया, 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ, तब जाके देखो ये किरणें बाहर निकली। तो होता क्या है कि 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन के बाद इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। और उसमें 2 ही कलर होते हैं, एक होता है आपका रेड, एक होता है आपका वायलेट। इसका मतलब यह हुआ कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, 2 बार रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन, 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। जो पहला बार जो इंद्रधनुष बनता है, इसमें 2 ही कलर होते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष यानी कि प्राइमरी रेनबो। क्या बोलते हैं इसको, प्राइमरी रेनबो। आया समझ में, प्राइमरी। लेकिन आपने तो देखा होगा 7 कलर है, तो ये 7 कलर कैसे है? देखिए क्या होता है, फिर ये जो किरणें बाहर निकली, फिर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ड्रॉप में तो इंटर करेगी ना, ये भी किसी न किसी ड्रॉप में इंटर करेगी ना। तो इंटेंसिटी इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इंटेंसिटी जब घटेगा तो फिर क्या होगा, इंटेंसिटी घटना मतलब क्या, जितने भी उस 7 कलर में जो लाइट है, फिर वो धीरे धीरे सबको साथ छोड़ना यानी कि टूटना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक ड्रॉप में यही घटना होगा, तो कहीं ना कहीं हमें क्या होगा, 7 कलर का एक चांप मिलेगा ना, समझ में आ रहा है, एक 7 कलर का चांप मिलेगा। वही 7 कलर का चांप जो मिलेगा वही इंद्रधनुष का, मतलब वही इंद्रधनुष कहलाएगा, उसी को इंद्रधनुष कहते हैं। यानी इंद्रधनुष का निर्माण ऐसे होता है। आया समझ में? तो आपने क्या जाना इंद्रधनुष कैसे बनता है, 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद पहला बार जो इंद्रधनुष बना उसको प्राइमरी रेनबो कहा जाता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, जिसमें 2 ही कलर होते हैं, रेड एंड वायलेट। ये बहुत ही इंटेंसिटी इसका ज़्यादा होता है, कलर बहुत ही हाई, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा होता है इसका, बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है इसके अंदर में। फिर वो दोबारा किसी ड्रॉप में वो इंटर करता है, तो इंटर करने के बाद फिर वहाँ भी उसका यही होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। फिर वहाँ पर जो उसका इंटेंसिटी उसके क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। इंटेंसिटी कम हो जाने के बाद फिर वो सारे कलर में टूट जाते हैं, और इस सारे कलर में टूटने के बाद हमें रेनबो नजर आता है। आया समझ में? तो इस तरह से इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए होता क्या है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। देखिए
प्रकाश का पथ क्या, जैसे मान लो हम पृथ्वी पे हैं, आपको पता होगा स्टार तो बहुत ही दूरी पे है, पृथ्वी से बहुत दूरी पर स्टार होता है। तो पृथ्वी से जो बहुत दूरी पे स्टार होता है तो किरणों को स्टार से पृथ्वी तक आने में बहुत दूरी तय करना पड़ता है। तो आपको पता होगा कि पृथ्वी से जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ोगे तो पृथ्वी पर तो वायुमंडल होता है, यानी वो सघन माध्यम होता है। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो वो विरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विरल होता चला जाएगा, सघन विरल। फिर आगे जैसे बढ़ोगे इसके लिए इससे ज़्यादा विरल ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे ज़्यादा विरल ये होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं ये ज़्यादा विरल ये कम विरल, तो इसके लिए ये सघन हो जाएगा। फिर आगे इससे भी अगर आगे बढ़ोगे तो फिर ये और विरल होता चला जाएगा। ठीक है, तो अब इस दोनों में अगर बात किया जाए तो ये कम विरल ये ज़्यादा विरल, तो इसके तुलना में ये सघन हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या? सघन विरल सघन विरल सघन विरल, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। तो आप सोचो, आपको मैंने बताया था कि इससे पहले वाले वीडियो में कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अपने नॉर्मल से दूर हट जाती है। ठीक, जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती है तो वो अपने नॉर्मल की ओर क्या होता है? बेंड कर जाती है। ये आपका देखिए प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है। मान लेते हैं ये आपका सघन माध्यम है, ये आपका क्या मान लेते हैं? सघन माध्यम है। तो प्रकाश किरण क्या होगा? ये जाने का इसका रास्ता ये है, लेकिन क्या होता है अपने नॉर्मल की ओर ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, अगर विरल माध्यम होता तो वो उधर मुड़ जाता, नॉर्मल से दूर हट जाता। तो ऐसा कंडीशन आपको मैंने बताया था। तो तारे का टिमटिमाने का यही कारण होता है। सघन विरल सघन विरल सघन विरल जो होता है, जैसे ही प्रकाश किरण नीचे की जैसे आएगा तो उसको अगर सघन माध्यम मिलेगा फिर वो बेंड कर जाएगा। फिर आगे चलेगा तो ऊपर की तुलना में नीचे और सघन मिलेगा तो फिर वो बेंड करेगा। फिर आगे से नीचे फिर उसको सघन विरल का कंडीशन आएगा, फिर बेंड करेगा। तो यही बेंड बार बार करने से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। समझ में आ रहा आपको? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि आग के ऊपर झिलझिलाहट क्यों नजर आते हैं? मतलब जब कभी हम लोग कहीं आग लगा होता है तो मतलब गैस को ही ले लो, गैस चूल्हा को ले लो, गैस चूल्हा जब जलता है तो उसके ऊपर से जब हम देखते हैं तो सब झिलझिलाहट टाइप का नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसके पीछे भी प्रकाश का अपवर्तन का ही घटना घटती है। सपोज डेट कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई अगर आग लगी हुई है, मतलब गैस चूल्हा जल रही है, ठीक है, अब ये जल रही गैस चूल्हा, तो यहाँ आग मतलब इसका लौ है ये, ठीक है, आपको लो नजर आ रही है, लेकिन इसके ऊपर से कोई भी वस्तु अगर आप देखोगे तो वह इस तरह से झिलझिलाहट नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका भी यही काज होता है। इसका भी क्या काज होता है? यही काज होता है। देखो क्या होता है, इसमें भी वही हाल है। देखिए आग के नज़दीक जो ये एरिया होता है ये आपका थोड़ा विरल एरिया होता है। क्या होता है? विरल, क्योंकि यहाँ एयर होता नहीं है, क्योंकि यहाँ का एयर तो एयर क्या होगा, हल्के होकर ऊपर चले जाते हैं। तो इससे ऊपर जैसे बढ़ोगे फिर वो सघन एरिया मिलेगा, ठीक है, फिर आगे अब आगे और बढ़ोगे तो और सघन एरिया मिलेगा। ठीक, वो तारे क्यों टिमटिमाते हैं उस वाले घटने के जैसा भी घटना है। तो ये क्या हुआ, ये भी सघन है, लेकिन ये सघन इस सघन से ज़्यादा मतलब ज़्यादा सघन होगा, तो ये इसके लिए विरल हो जाएगा। तब तो फिर वही सघन विरल का कंडीशन आ गया। तो सघन विरल का कंडीशन आया तो वही बात फिर हो गया कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल हो जाती है तो वो अपने बेंड से मतलब अपने नॉर्मल से दूर हट जाती है, और जब विरल से सघन जाती है तो अपने नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कभी इधर से आग के ऊपर देखते हैं तो हमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें को बेंड करने के कारण हमें झिलझिलाहट नजर आता है। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। यदि आपको ये अच्छा लगा वो वीडियो तो ज़रूर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट लगे या कुछ ऐसा लगे कि किसी में कोई मिस हुआ तो ज़रूर आप कमेंट करके आप बता दें।